अब हम करते हैं बहुलवाद पर चर्चा। एकलवाद की चिंतन धारा के विपरीत बहुलवाद की चिंतन धारा है। बहुलवादी प्रभुसत्ता की वास्तविक प्रकृति की नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। राजनीतिक बहुलवाद के सिद्धांत के अर्थ के दो पक्ष हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक अर्थ में यह एकलवादियों की इस धारणा को पसंद नहीं करता कि समाज के सभी मामलों को निपटाने में केवल राज्य सर्वशक्तिमान संघ है। सकारात्मक अर्थ में इस धारणा के अनुसार राज्य की सत्ता में दो कारणों से सामाजिक समूहों तथा संघों की भागीदारी होनी चाहिए। सकारात्मक अर्थ में यह धारणा यह कहती है कि राज्य की सत्ता में दो कारणों से सामाजिक समूहों तथा संघों की भागीदारी होनी चाहिए। वो दो कारण कौन से हैं? नंबर एक, इन सभी संघों का अपना विशेष व्यक्तित्व होता है, उनमें से कुछ राज्य से भी पुराने हैं। और दूसरा कारण, वे व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह ऐसा काम है जो केवल राज्य नहीं कर सकता। तो इस प्रकार वे राज्य तथा समाज में भेद करते हैं। एक चीनी लेखक सियाओ ने बहुलवादी सिद्धांत के कुछ लक्षणों का उल्लेख किया है, जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। नंबर एक, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। नंबर दो, यह राजनीतिक चिंतन में संघों के अध्ययन को समाहित करता है तथा सामाजिक संगठनों का महत्व दर्शाता है। नंबर तीन, यह राजनीतिक प्रक्रिया का अधिक यथार्थवादी एवं व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें न केवल शासन तथा कानून को बल्कि बहुपक्षीय नैतिक सत्ता के रूप में व्यक्तियों के बीच सभी सामाजिक संबंधों को भी सम्मिलित किया जाना है। नंबर चार, यह राजनीतिक राज्य के पितृवाद तथा निरंकुशवाद के विरुद्ध स्वस्थ प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। नंबर पाँच, इसने अमूर्त बहुलवाद के माध्यम से अमूर्त एकलवाद से ठोस एकलवाद की दिशा में पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के विकास में सहायता की है। यह एकलवादियों को राज्य के अपने संकुचित राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित करने पर विवश करता है। मेरी पार्कर फॉलेट ने बहुलवादी सिद्धांत की विशेषताओं को भी प्रस्तुत किया है। नंबर एक, बहुलवादी वर्तमान राज्य की श्रेष्ठता के आधार को नकारते हैं। नंबर दो, वे समूहों या संघों के महत्व को मान्यता प्रदान करते हैं और इस पर ध्यान देते हैं कि आज हमारे समूह जीवन की विविधता का विशेष महत्व है, जिसे तत्काल राजनीतिक रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, वे स्थानीय जीवन को पुनः स्थापित करने का आग्रह करते हैं। नेक्स्ट, वे यह देखते हैं कि हर स्थिति में राज्य का हित इसके अंगों के हित के समरूपी नहीं है। नेक्स्ट, बहुलवाद राज्य पर अत्यधिक बल के लोभ का सूत्रपात करता है। नेक्स्ट, बहुलवाद ने संघों तथा संघवाद के परिचय की समस्या पर काबू पा लिया है। तो ये जो हमने विशेषताएं देखी है शॉर्ट रूप में, वो मेरी पार्कर फॉलेट द्वारा बहुलवादी सिद्धांत की बताई गई है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में, 4 दशकों में, जर्मन समाजशास्त्री गायरकी तथा एक अंग्रेज इतिहासकार F.W. मैटलैंड को राजनीतिक बहुलवाद के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। जर्मन समाजशास्त्री ऑटो वी गायरकी एंड अंग्रेज इतिहासकार F.W. मैटलैंड
को राजनीतिक बहुलवाद के सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। गायरके की अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ द मिडल एज में मध्य युग सामाजिक जीवन की खोज की, जिसमें स्वायत्त शासी संघों की व्यवस्था प्रचलित की गई थी। 20वीं शताब्दी के कुछ प्रमुख अंग्रेज विचारकों ने बहुलवाद के सिद्धांत में योगदान दिया है, जिनमें प्रमुख हैं लिंडसे, बार्कर, कॉल तथा लॉस्की। लॉस्की का जो विचार है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1925 में प्रकाशित उसकी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स तथा कुछ अन्य रचनाओं में भी इस बारे में देखा जा सकता है। लॉस्की का प्रमुख तर्क है कि राज्य सामाजिक संघों में से एक है। यह हमारी आवश्यकताएं पूरी करता है, परंतु सामाजिक समूह भी विभिन्न मात्राओं में वही कार्य करते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि यदि समाज संघात्मक है तो सत्ता को भी संघात्मक होना चाहिए। तीसरी बात, नैतिक पर्याप्तता तथा व्यक्ति की मुक्त चेतना के संदर्भ में भी राज्य की सत्ता के क्षेत्र निर्धारित होने चाहिए। नंबर 4, व्यक्ति की सेवा करने तथा उनकी निष्ठा प्राप्त करने में राज्य को अन्य सामाजिक समूह तथा संघों से प्रतियोगिता करनी चाहिए। नंबर 5, प्रभुसत्ता का एकलवादी दृष्टिकोण व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। नंबर 6, राज्य का वास्तविक कार्य ऐसी स्थितियों का निर्माण करना है जिनमें अन्य संघ कार्य कर सके, क्योंकि इनका लक्ष्य इन संघों के माध्यम से लोगों को इस योग्य बनाना है कि वे अपना सर्वोत्तम विकास कर सके। और नंबर 7, राज्य यद्यपि राज्य राजनीतिक प्रयोजनों के हेतु बना हुआ संघ है, तथापि यह समाज का सहव्यापी नहीं है। वह सामाजिक जीवन की आधारशिला रख सकता है, परंतु वह उसका सहव्यापी नहीं हो सकता। वह सामूहिक जीवन का समुदाय है, परंतु किसी सौपनिक ढांचे का शीर्ष बिंदु नहीं है। राज्य समाज का नियामक हो सकता है, परंतु समाज में जो समाहित है वह उसका संयोजक नहीं है। तो इस प्रकार लॉस्की ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में इसकी चर्चा की है। साथ ही मैकाइवर के विचार भी महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका के विख्यात समाजशास्त्री मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में बहुलवाद के सिद्धांत के क्षेत्र में योगदान दिया है। नंबर 1, राज्य का अस्तित्व समाज के भीतर है, परंतु वह समाज का रूप नहीं है। नंबर 2, समाज राज्य से पहले की वस्तु है। नंबर 3, परिवार, चर्च, क्लब आदि ऐसे सामूहिक रूप है जो अपने जन्म और अपनी प्रेरणा के लिए राज्य के प्रति ऋणी नहीं है। प्रत्येक संघ कानून बनाता है, परंतु अन्य संघों के कानून अपने सदस्यों को केवल इस कारण बांधते हैं कि वे अपनी सदस्यता के लाभ खोने की अपेक्षा उन कानूनों को स्वीकार करना बेहतर समझते हैं। राज्य कानून का पिता एवं शिशु दोनों हैं। राज्य के कानूनों का पालन भय के तत्व के कारण नहीं किया जाता, बल्कि मानव की आज्ञा पालन संबंधी सामाजिक भावना है। यदि राज्य अन्य संघों में केवल एक संघ है तो ये सारी शक्तियों का धारक नहीं हो सकता। इस प्रकार हमने देखा कि राजनीतिक बहुलवाद का सिद्धांत एकलवादियों के परंपरागत सिद्धांत पर प्रहार है। प्रभुसत्ता की बहुलवादी सिद्धांत की निम्न आधारों पर आलोचना की जाती है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके आधार पर हम इसकी आलोचना कर सकते हैं, जैसे प्रभुसत्ता के परंपरागत सिद्धांत को अस्वीकार करने तथा अनेक सामाजिक समूहों व संघों को महत्वपूर्ण स्थान देने में बहुलवादियों के तर्क
स्पष्ट है, परंतु समग्र चित्र बहुत अस्पष्ट है। बहुलवादी वह कार्य करना चाहते हैं जो असंभव है। बहुलवादियों का दृष्टिकोण प्रतिक्रियावादी है। इस प्रकार बहुलवादियों की गुणवत्ता और इसके दृष्टिकोणों पर कड़े प्रहार में देखी जा सकती है, जो राज्य के निरंकुशवाद के पक्ष को न्याय संगत सिद्ध करना चाहते हैं।